प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग 11वीं भूगोल की विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं। 11वीं भूगोल भारत भौतिक पर्यावरण जो है, भारत भौतिक पर्यावरण पुस्तक का अध्याय 3 अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मतलब होता है, क्या होता है, इसको हम पूरा समझेंगे। इसकी जो शब्दावलियाँ हैं उसको समझेंगे। इसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप बने रहें। देखिए, हरियाली का दिन है, आज बढ़िया पानी गिर रहा है। अगर आप इस पानी को देखेंगे अगर आप अपने घर से बाहर की ओर, तो किसी न किसी ढाल के हिसाब से जो है लगातार बह रहा है। ये जल बहकर कहाँ जाएगा? छोटे नालों पे जाएगा। और नाले कहाँ जाएंगे? छोटी नदियों पे जाएंगे। छोटी नदियाँ फिर क्या करेंगे? उनसे बड़ी नदियों पर जाएंगे। और बड़ी नदियों पर जाने के बाद जो है नदी का पानी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी समुद्र में जाकर मिल जाएगा। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारी नदियों का जाल बिछा हुआ है हमारे भारत के पूरे हिस्से पर। तो ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। इस तरफ से जो ये वाला हिस्सा है पश्चिमी घाट पर्वत का, ये ऊंचा क्षेत्र, इधर से नदियाँ भी बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। ठीक है, बीच में ये बृहद जल विभाजक बना हुआ है। एक लाइन दिख रही होगी आप लोगों को, ये वाली, ये कहलाता है बृहद जल विभाजक। यह जल विभाजक कहलाता है भारत का। भारत के इस जल विभाजक के द्वारा जो है भारत का पूरा जल विभाजित हो जाता है। पूरा जल विभाजित हो जाता है का मतलब ये है कि इस जल विभाजक के इस तरफ वाला जितना भी जल है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। और ये जो भाग है, जो जल विभाजक के इस तरफ का जो भाग दिखाई दे रहा है, ये सिंधु नदी के द्वारा, लूनी नदी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, है ना, इधर पेरियार नदी और बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो है यहाँ से ये पश्चिमी घाट पर्वत से कहाँ जाती हैं? अरब सागर की ओर जाती हैं। और ये वाली जो सिंधु नदी तंत्र है ये भी अरब सागर की ओर जाता है। ठीक है, तो ये जो जल के प्रवाहित होने का जो सिस्टम है, यही जो है अपवाह कहलाता है। अपवाह का मतलब होता है जब एक नदी के द्वारा, एक निश्चित वाहिकाओं के द्वारा जल का अपवाह होता है। जल क्या करता है? किसी क्षेत्र का जल जाता है, तो वो कहलाता है अपवाह। और जब नदियाँ ही नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, जैसे कि नर्मदा नदी अपने मध्य प्रदेश के मध्य से निकलते हुए आगे की तरफ जब बढ़ती है तो उसमें बहुत सारी नदियाँ मिल जाती हैं, जैसे कि बंजर नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, है ना। तो ये जो नदियाँ मिलती जाती हैं और नर्मदा नदी पूरी बढ़ती जाती है, ये अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, मतलब एक नदी है तो ये कहलाएगा, एक नदी के अंतर्गत जितना भी जल आ रहा है उस क्षेत्र का, तो वो कहलाएगा अपवाह। अपवाह कहलाता है निश्चित वाहिकाओं के रूप में जल का प्रवाह होना, अपवाह कहलाता है। और अपवाह तंत्र कहलाता है जब ये छोटी छोटी नदियाँ जो है बड़ी नदियों पे जाएंगी। ढाल के अनुसार नदी बहती है, तो ये नदियाँ जो है मिलती जाएंगी और बड़ी नदियों पर जाकर क्या करेंगी? अपना जल डाल देंगी, तो बड़ी नदियों पर जाकर मिलेंगी। इसी तरीके से दूसरे तट से भी नदियाँ आएंगी और बड़ी नदियों पर जाकर अपना जल क्या करेंगी? डाल देंगी। मतलब ये जो भाग है ये मुख्य नदी है। मुख्य नदी में उसकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियों पे उसके नाले, ये हमेशा जो है इसी तरीके का सिस्टम चलता रहता है। जैसा ढाल होगा उसी तरीके से नदियाँ प्रवाहित होंगी। जैसे कि हमने ये बनाया है, तो ये 2 नदियाँ हैं, तो इसके बीच का ढाल इधर होगा, तो आधा जल इस तरफ जाएगा और आधा जल इस तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे ये 2 नदियाँ हैं, ये वाली, ये नदी और ये नदी, तो यहाँ पर भी क्या है? ढाल ऐसा होगा कि आधा जल कहाँ होगा? इसका कुछ जल इधर आएगा, कुछ जल इस तरफ आएगा, है ना। तो ये कहलाता है अपवाह। का मतलब होता है निश्चित वाहिकाओं के रूप में जल का प्रवाह होना। निश्चित वाहिकाओं के रूप में, वाहिका मतलब नदी, निश्चित नदी के द्वारा जल का क्या होना? प्रवाह होना, अपवाह कहलाता है। और अपवाह तंत्र कहलाता है जब नदियाँ, विभिन्न नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में जाकर मिलती हैं और बड़ी नदियाँ जाकर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। तो अपवाह छोटी छोटी नदियों का जो मिलन होता है उससे बड़ी नदियों में वो पहुँचता है उसका जल। और बड़ी नदी का जो क्षेत्र होता है, जैसे हमने नर्मदा नदी के बारे में बताया, तो नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है ये पूरा की पूरा अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है शेर। शेर अपने क्षेत्र में बहेगी, तो शेर जब बहेगी तो वो कहलाएगा अपवाह। क्या कहलाएगा? नदी का अपवाह क्षेत्र। और
इसी यही नदी जो है जाके जब नर्मदा नदी में मिलती है, और नर्मदा नदी में बहुत सारी नदियाँ मिल जाती हैं, तो नर्मदा नदी का जो सिस्टम है पूरा वो अपवाह तंत्र कहलाएगा। नर्मदा नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो अपवाह और अपवाह तंत्र आप लोगों ने समझ गए, मतलब कि आप समझे होंगे। अपवाह मतलब निश्चित वाहिकाओं के रूप में जल का प्रवाह अपवाह कहलाता है, और अपवाह तंत्र कहलाता है नदियों का जाल, नदियों का जाल, ठीक है, अपवाह तंत्र कहलाता है। इसके बाद जो है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है अपवाह और अपवाह तंत्र, ठीक है। इसके बाद जो है हम समझें अपवाह द्रोणी, जल ग्रहण। क्या समझें? जल ग्रहण। जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब होता है एक नदी निश्चित क्षेत्र से अपना जल ले जाती है। निश्चित क्षेत्र मतलब उसका जैसा भी ढाल होगा, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी बनाया था, यहाँ से एक नदी जा रही है और इधर से भी एक नदी जा रही, तो बीच में कहीं ना कहीं ऐसा ढाल हिस्सा होगा। ढाल हिस्सा होगा मतलब ऊपर हिस्सा होगा, जहाँ से इस तरफ का जल ऊपर की तरफ चला जाएगा, इधर का जल जो है नीचे की तरफ चला जाएगा। ऐसे इधर भी इस तरफ से भी ऐसा ढाल होगा जहाँ से कोई जल का विभाजन हो रहा हो, ठीक है। ऊपर की तरफ भी नदी में भी इसी तरीके का ढाल होगा जिससे जल का क्या हो रहा है? विभाजन। नदी ये है, नदी में विभिन्न क्षेत्रों से जल आ रहा है, नदी में विभिन्न क्षेत्रों से क्या आ रहा है? जल आ रहा है। तो ये क्या कहलाता है? जल ग्रहण। एक नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, उसका वो जल ग्रहण कहलाता है, जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया, ठीक है। इसके बाद जो है जल ग्रहण के बाद है अपवाह द्रोणी, ठीक है। अपवाह द्रोणी है, अपवाह द्रोणी कहलाता एक नदी और उसकी सहायक नदी, अपवाह द्रोणी। एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित जल। एक नदी मतलब कि जैसे कि नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित जल, इसकी नदियों के द्वारा, जैसे गंगा रिवर को देखें आप लोग, गंगा नदी बहती है इस तरीके से हिमालय के पर्वत से निकलकर जो आगे की तरफ बढ़ती है, तो कितनी सारी नदियाँ मिल जाती है इसमें। यमुना है ना, ऊपर की तरफ देखें तो शारदा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, नीचे तट की तरफ देखें तो चंबल, सिंधु, बेतवा, कैन, सोन, है ना। तो ये सब नदियाँ मिलती हैं इससे। अब ये सभी नदियों का जो क्षेत्र होगा ये पूरा की पूरा कहलाएगा अपवाह द्रोणी, अपवाह द्रोणी, ठीक है, अपवाह द्रोणी कहलाता है। इसके बाद जो है जल विभाजक। जल विभाजक होता है जहाँ से जल का विभाजन होता है। जल का विभाजन कैसे होगा? देखिए, जैसे कि मान लीजिए बात कोई क्षेत्र है, ऐसा ऊपर उठा है फिर नीचे धंसा हुआ है, फिर ऊपर उठा हुआ है फिर नीचे धंसा हुआ है ना। और ये क्षेत्र जैसे यहाँ पर देखें, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से ये जल का भाग इस तरफ की ओर आएगा और इस तरफ का भाग जो है इस तरफ की ओर आएगा, क्योंकि जल ढाल के अनुसार बहेगा, तो नीचे तरफ मिलेगी उसको क्या? नदी। इस नदी में बहुत सारी नदियाँ आकर क्या करेंगी? अपना जल डाल देंगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी देखें तो इसका ढाल जो है नीचे की तरफ में है, यहाँ पे नदी होगी, ठीक है। ऊपर की तरफ में ये जो भाग ऊंचा उठा है ये जल विभाजक कहलाएगा, जहाँ से जल का क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। जल किसी क्षेत्र से विभाजित होके आ रहा है, ठीक है। तो जल विभाजक क्या है? एक अपवाह द्रोणी से दूसरी अपवाह द्रोणी को अलग कर देना। जैसे कि यहाँ पर देखें तो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के नीचे एक और नदी बहती है, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी भी मुख्य नदी है, तो ताप्ती नदी की भी सहायक नदियाँ हैं। तो इन दोनों के क्षेत्र को जो अलग करता है, मतलब यहाँ का जो जल है, जैसे कि ये नदी को मान लें अपन नर्मदा नदी और दूसरी नदी को मान लें हम ताप्ती नदी, इनका जल जो विभाजित हो रहा है यहाँ से, इनका जल जो विभाजित हो रहा है ये जल क्या कहलाएगा? जल विभाजक कहलाएगा। दो नदी तंत्र जो होते हैं, अपवाह तंत्र होते हैं, उसका जल विभाजित होता है, दो बड़ी नदियों का जल विभाजित होता है, वो कहलाता है अपवाह तंत्र, ठीक है। और जो छोटी नदियां हैं, जैसे ताप्ती की सहायक नदी हो या नर्मदा की सहायक नदियां हो, नर्मदा की सहायक नदी हैं जैसे कि मटियारी नदी, और मटियारी नदी है, और एक और है सुरपन नदी, सुरपन नदी। तो मटियारी का जल और सुरपन का जल अलग अलग जिस क्षेत्र से होगा,
ठीक है। जिस क्षेत्र से मटियारी और सुरपनका नदी का जो जल है वो अलग होगा, ये छोटी छोटी नदियाँ आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन है नर्मदा की सहायक नदी। ये नदी जो है सुरपन नदी मटियारी में मिलती है और मटियारी नदी जाकर जो है बंजर नदी पे मिलती है। आप लोग बंजर नदी नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, नर्मदा की सहायक नदी है। तो ये जो छोटी नदियों का जो जल विभाजित होता है, छोटी नदियों का जल विभाजित होता है और उसको हम जल संभर कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? इसको क्या कहते हैं? जल संभर। नदी द्रोणी मतलब समझ गए, बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र। जल विभाजक क्या होता है? जब बड़ी नदियों का जो जल होता है वो विभाजित होता है तो वो जल विभाजक कहलाता है, और छोटी नदियों का जो जल विभाजित होता है वो जल संभर कहलाता है। ठीक है। इसके बाद है सदावाहिनी नदी और मौसमी नदी। सदावाहिनी नदी क्या होती है? जिसमें वर्ष भर जल उपलब्ध हो, मतलब एक पूरा जो है साल पानी मिल जाता है। और जो मौसमी नदी होती हैं वो कहलाती हैं जिसमें बरसात के बाद जो है जल की कमी आ जाती है और गर्मियों में ये नदियाँ सूख जाती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है। अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो पे हम नीचे का डिस्कस करेंगे। वीडियो बड़ा होता है तो हमारे कैमरे में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, उस वजह से फिर दिक्कत होती है। हमने पिछला भी वीडियो बनाया था लेकिन डिलीट करना पड़ा, लंबा वीडियो था, स्पष्ट नहीं था। तो इसका अगला वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, आप लोग पढ़िए, समझिए। अपवाह समझा अपन ने, अपवाह तंत्र समझा, जल ग्रहण समझा, अपवाह द्रोणी, जल विभाजक, नदी द्रोणी, जल संभर। जल संभर होता है छोटी नदी व नालियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। ठीक है, ठीक। नदी द्रोणी मतलब बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र, है ना। आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी हैं, अपने आप में समझने की विषय वस्तु भी हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है।